हिंदी साहित्य की दुनिया में एक नाम ऐसा है जिसे शायद ही कोई न जानता हो, मुंशी प्रेमचंद। तो चलिए आज इस महान लेखक की कहानी को और करीब से जानते हैं। उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है, मतलब द एम्परर ऑफ नॉवेल्स। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, बल्कि एक पूरी साहित्यिक विरासत का सिंबल है। पर सवाल ये उठता है कि कोई लेखक इस मुकाम तक पहुंचता कैसे है। और इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें उस उपाधि के पीछे के इंसान को समझना होगा, जिनका असली नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। तो कहानी शुरू होती है 31 जुलाई 1880 को। वाराणसी के पास एक छोटा सा गांव है लम्ही। यहीं से उनकी एक असाधारण यात्रा की शुरुआत हुई थी। देखिए, उनका बचपन बिल्कुल भी आसान नहीं था। जब वो सिर्फ 7 साल के थे तो माँ गुजर गईं और 14 साल की उम्र में पिता का भी साया सर से उठ गया। इतनी कम उम्र में ही पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। उन्होंने ट्यूशन पढ़ाकर अपनी बीए की डिग्री पूरी की और शायद इन्हीं संघर्षों ने उनकी लेखनी को वो गहराई दी जो आज भी महसूस होती है। अब आते हैं उनकी जिंदगी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर। ये कहानी है कि कैसे एक सरकारी मुलाजिम साहित्य का एक सिपाही बन गया। तो देखिए, एक तरफ थे धनपत राय, सरकारी नौकरी करते थे और उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। लेकिन प्रेमचंद बनना एक मिशन था। उन्होंने अपनी कलम को समाज सुधार का हथियार बनाया, आम आदमी की आवाज बने और जनता तक पहुंचने के लिए हिंदी में लिखना शुरू किया। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, ये एक नए मकसद का ऐलान था। इस बदलाव के पीछे एक बहुत ही मजबूत सोच थी। प्रेमचंद ये मानते थे कि साहित्य का काम सिर्फ मनोरंजन करना नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। उस वक्त गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था और प्रेमचंद उससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी पक्की पकाई सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। जरा सोचिए, कितना बड़ा फैसला रहा होगा ये, सिर्फ और सिर्फ लिखने के लिए, समाज को जगाने के लिए। उनका मानना था कि साहित्य एक मशाल की तरह होता है, एक ऐसी मशाल जो समाज को अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ, सही रास्ते की तरफ ले जाती है। और यही उनकी पूरी लेखनी का, आप कह सकते हैं, मूल मंत्र था। इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी एक बिल्कुल खास लेखन शैली बनाई, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। इसका मतलब बड़ा सिंपल था। समाज की जो कड़वी सच्चाई है, जो परेशानियां हैं, उन्हें बिना किसी लाग लपेट के दिखाओ, लेकिन कहानी का अंत हमेशा एक उम्मीद, एक आदर्श समाधान के साथ करो। मतलब इसे 2 आसान कदमों में समझ सकते हैं। पहला स्टेप, जो जैसा है उसे वैसा दिखाना, और दूसरा स्टेप, एक बेहतर कल की राह दिखाना। उनकी लगभग हर कहानी, हर उपन्यास इसी ढांचे पर बना है। तो इस मिशन का, इस सोच का नतीजा क्या निकला? नतीजा था साहित्य का एक ऐसा विशाल खजाना जिसने अपने समय के पूरे समाज को कहानियों और किरदारों में जिंदा कर दिया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में 300 से भी ज्यादा कहानियां लिखीं। ये नंबर ही उनके जुनून और मेहनत की कहानी कह देता है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने उन लोगों को आवाज दी जिनकी कहानियां पहले कभी कहीं ही नहीं गई थीं। भारत के किसान, दलित, विधवाएं और समाज का हर शोषित, हर दबा कुचला इंसान उनकी कहानियों का हीरो बना। उनकी कुछ महान रचनाओं में गोदान, गबन जैसे कालजयी उपन्यास शामिल हैं। कफन, पूस की रात और ईदगाह जैसी कहानियां तो आज भी उतनी ही सच्ची लगती हैं। इसके अलावा उन्होंने हंस और जागरण जैसी उस दौर की बड़ी महत्वपूर्ण पत्रिकाओं का संपादन भी किया। तो चलिए अब आखिर में समझते हैं कि उनकी विरासत क्या है, हिंदी साहित्य पर उनका असर कितना गहरा और स्थायी रहा। उनका सबसे बड़ा योगदान ये था कि उन्होंने हिंदी साहित्य को राजा रानी, तिलिस्म और जादू टोने की काल्पनिक दुनिया से बाहर निकाला और उसे गांव देहात की मिट्टी से, आम इंसान की असल जिंदगी से जोड़ दिया। और हाँ, याद है हमने शुरू में उपन्यास सम्राट उपाधि की बात की थी? ये टाइटल उन्हें किसी और ने नहीं, बल्कि बंगाल के महान लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था, जो खुद साहित्य के एक बहुत बड़े स्तंभ माने जाते हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद का साहित्य एक आईने की तरह है, एक ऐसा साफ आईना जिसमें उस दौर का पूरा भारतीय समाज, उसकी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, सब कुछ हूबहू नजर आता है। अब जाते जाते एक सवाल, अगर सोचिए प्रेमचंद आज होते और अपनी कलम का आईना हमारे आज के समाज के सामने रखते, तो हमें कौन सी कड़वी सच्चाइयां देखने को मिलती?